अकाउंट करंट से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। ओके, सो अकाउंट करंट का पहले फॉर्मेट देखते हैं। ओके, आपको लेजर का फॉर्मेट पता है। लेजर में क्या क्या कॉलम्स होते हैं? डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। हाँ, जेएफ का कॉलम नहीं लगने वाला है। सो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये 3 कॉलम्स होते हैं। यही 3 कॉलम्स ऑन क्रेडिट साइड। तो ये 3 कॉलम्स करने ही है, बट उसके साथ और 3 कॉलम्स करने हैं। ओके, वो 3 कौन से है बताओ? ड्यू डेट एक नया दिख रहा है आपको, देन डेट्स एंड इंटरेस्ट। मतलब एक साइड में 6 कॉलम्स होने वाले हैं। ओके, सो याद कैसे रखोगे? पहले तो लेजर के डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये 3, और नए 3 ड्यू डेट, डेट्स एंड इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए डेज लगेंगे ना। ओके, एंड डेज कैलकुलेट करने के लिए ड्यू डेट लगेगी। सो सब डिपेंडेंट है। पहले ड्यू डेट चाहिए, फिर ड्यू डेट से आप डेज कैलकुलेट कर सकते हो, एंड डेज कैलकुलेट करने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। सो 6 कॉलम्स याद रहेंगे क्या? यस। ओके, सो क्वेश्चन क्या है देखो। प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विद श्याम। तो आप किसके अकाउंटेंट हो? नाथ ब्रदर्स के। हाँ, एंड आपका कस्टमर कौन है? श्याम। ये ट्रांजैक्शंस दिए हैं, एंड नीचे देखो, द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1st February, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट 6% पर एनम, एंड एक ईयर में 365 डेज लेने हैं आपको। ओके, मतलब 2020 के लिए भी 365 डेज ही लेने हैं, इवन इफ इट इज लीप ईयर। ओके, सो मैंने आपको बताया था हेडिंग कैसे लिखना है। पहले किसका नाम लिखना है? श्याम। कस्टमर इज द किंग, सुना होगा आपने। ग्राहक आज राजा असतो, देव असतो वगैरे ऐकलंय। सो पहिले त्याचं नाव लिहायचं। सो श्याम इन अकाउंट करंट विथ नाथ ब्रदर्स। फिर लिखना है कौन से डेट का अकाउंट करंट। सो इंटरेस्ट अप टू 1st February एट 6% पर एनम। ओके, ये याद रहेगा हेडिंग। ओके, सो इसके बाद ट्रांजैक्शंस का नॉर्मल लेजर पोस्टिंग स्टार्ट करना है आपको। लेजर पोस्टिंग आपको आता है। उसके बाद ड्यू डेट भी लिखनी है। ठीक है, ये सारा करने के बाद हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज एंड इंटरेस्ट। सो पहले आप मुझे लेजर पोस्टिंग बताओगे हर एक ट्रांजैक्शन का, एंड ड्यू डेट बताओगे। ठीक है, सो 1st September 16 को गुड सोल्ड टू श्याम। सो एंट्री क्या होगी? श्याम टू सेल्स। सो डेबिट साइड को देखो, टू सेल्स। हाँ, डेट के कॉलम में 16 September, बट ड्यू डेट क्या है? 1st October। इतना ही लिखना है पहले। ठीक है, नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, कैश टू श्याम। सो क्रेडिट साइड को बाय कैश। ओके, October 2019 October 1, एंड ड्यू डेट भी वही आएगी ना, क्योंकि कैश रिसीव्ड के लिए कुछ ड्यू डेट नहीं होगी। एंड इसके साथ अमाउंट्स भी लिखने हैं। इसका पहले का था 200 एंड कैश रिसीव्ड का 90। फिर नेक्स्ट गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। सो परचेसेस टू श्याम। सो बाय परचेसेस, डेट बताओ? 21st October एंड ड्यू डेट 1st December। अमाउंट 500। करेक्ट। नेक्स्ट पेड टू श्याम, पेड टू श्याम 2 बार है। श्याम टू बैंक, टू बैंक क्या? टू कैश। डेट्स November 1st, ड्यू डेट भी November 1st। अमाउंट 330। December 1st, ड्यू डेट भी December 1st, अमाउंट 330। ओके, नेक्स्ट गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। बाय परचेसेस। सो डेट्स बताओ? December 5, December 10, एंड ड्यू डेट्स दोनों के 1st Jan। बाय परचेज एंड अमाउंट्स 500 एंड 200। ओके, नेक्स्ट 2020 पेड टू श्याम। सो श्याम टू कैश 1st Jan, ड्यू डेट भी 1st Jan एंड अमाउंट 600। गुड सोल्ड टू श्याम, श्याम टू सेल्स। सो टू सेल्स Jan 9 and due date 1st Feb।
ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करके लेना है, नॉर्मल लेजर पोस्टिंग, उसमें आप क्या क्या लिखते हो, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, बट इसमें और एक क्या एडिशनल लिखना है आपको, ड्यू डेट भी। ओके, ये सब होने के बाद आपको नंबर ऑफ डेट्स का काउंटिंग स्टार्ट करना है फ्रॉम ड्यू डेट टू 1st Feb। ओके, जो अकाउंट करंट जिस दिन आप प्रिपेयर करने वाले हो वो डेट है। ओके, सो ये डेज हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि सारा सेटलमेंट 1st Feb को होने वाला है। सो इसलिए कितने दिन का इंटरेस्ट हमें पेएबल है या रिसीवेबल है वो कैलकुलेशन है। ठीक है, सो कैलकुलेट करते जाओ। कैलकुलेटर है क्या सबके पास? वाह, कळतलं, म्हणून कोणीतरी विसरायचं असतं कॅल्क्युलेटर, म्हणजे असं उपयोगाला येतं ते। सो देखो 16 सितंबर का जो सेल है उसकी ड्यू डेट क्या है, 1 अक्टूबर है, करेक्ट? तो 1 अक्टूबर लेना है या नहीं लेना है? नहीं लेना है। इसका लॉजिक देखो कि 1 अक्टूबर ड्यू डेट है, हाँ, उस डेट को अगर उसने पेमेंट किया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सो इंटरेस्ट आइडियली कब से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट डे से ना। ओके, ड्यू डेट के दिन आप इंटरेस्ट नहीं लगाओगे उस दिन का, आप इंटरेस्ट कब से लगाओगे, ड्यू डेट के बाद जो डेट स्टार्ट हो रहे हैं। सो ड्यू डेट 1 अक्टूबर है तो वो नहीं लेना है। ओके, ड्यू डेट में इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि। सो आप अक्टूबर के कितने दिन होंगे फिर आपके 30, नवंबर के भी 30, दिसंबर 31, जैन 31 एंड फेब का 1 फेब वो लेना है ना, क्योंकि पेमेंट 1 फेब को। 123 डेज आ गए। ओके, नेक्स्ट का ड्यू डेट है 1 नवंबर। सो 1 नवंबर नहीं लेना है। सो नवंबर के 29, दिसंबर 31, जैन 31, फेब 1 92। ओके, नेक्स्ट 1 दिसंबर। सो दिसंबर के 30, जैन के 31, फेब का 1 62। ओके, लास्ट 1 जैन। सो जैन के 30 एंड फेब का 1 31। ओके, एंड लास्ट का ड्यू डेट ही 1 फेब है तो उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा। और क्रेडिट साइड को चेक करो, 1 अक्टूबर, अक्टूबर के कितने, 30, नवंबर 30, जैन नवंबर 30, दिसंबर 31, जैन 31, फेब का 1 123। ओके, ये इधर किया ही था ना एक्चुअली 1 अक्टूबर। हाँ, उसकी ड्यू डेट ही 1 फेब है ना, एंड हमारा अकाउंट करंट भी 1 फेब है। सो ड्यू डेट तक इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे ना, ड्यू डेट के बाद पेमेंट आ रहा है तो ही इंटरेस्ट लगेगा। देन 1 दिसंबर। सो 1 दिसंबर का इधर कैलकुलेट किया है, देखो आपने 62 आ रहा है। सो 62, 1 जैन का 31, 1 जैन का 31। ओके, सो ये सब ये होने के बाद लेजर पोस्टिंग पहले, बट उसमें ड्यू डेट भी लिखना है। देन नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं एंड देन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सो अमाउंट ले लो 200 इंटू परसेंटेज 6% इंटू 123/365 आ गया 4.04। ऐसे करते जाना है सबका, ये आ जाएगा आपको। ओके, फिर पहले इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज करना है। ओके, सो टोटली यहाँ पर 15.46 आया एंड बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट 4.97 आया है। ओके, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। ओके, मतलब कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड। सो डेबिट साइड जो है वो इंटरेस्ट इनकम की है। ओके, सो यहाँ पर जो इंटरेस्ट कॉलम है इसकी एंट्री देखो कैसे होती है, शाम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये मीनिंग है उस 4.04 का, शाम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ करेक्ट। इसका रीजन देखो, जो हमने सेल किया है शाम को, तो शाम ने हमें आइडियली कब पे करना चाहिए था, 1 अक्टूबर ड्यू डेट को, बट वो आपको कब पे करने वाला है,
फर्स्ट फेब को पे करने वाला है ना, सो आप 1 अक्टूबर टू 1 फेब का इंटरेस्ट भी लोगे जो 4 रुपीज आ रहा है। ओके, सो 204 रुपए आप लोगे उससे। सो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट, ऐसे एंट्री है वो, ठीक है। सो डेबिट साइड ज्यादा आ गई 4.97, मतलब आपको 4.97 आपका इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम, क्योंकि डेबिट साइड को इंटरेस्ट है। सो टू इंटरेस्ट दिख रहा है क्या आगे? 4.97 अमाउंट के कॉलम में देखो, अभी ये बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर 1 फेब को ट्रांसफर करना है। इंटरेस्ट के सारे एंट्रीज 1 फेब को करने हैं, ठीक है। सो टू इंटरेस्ट आपका इनकम है 4.97 एंड देन अमाउंट का कॉलम क्लोज करना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये 194.97 का मीनिंग क्या है? दिस इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम श्याम। ओके, सो श्याम को अगर 1 फेब को पूरा सेटल करना है अकाउंट, तो उसको इतने हमें पे करने पड़ेंगे 0.97। हाँ, नहीं प्लस नहीं, ये किया ना प्लस, इधर के कॉलम में डाला मतलब ही प्लस किया ना। हाँ, यहाँ पे देखो टू इंटरेस्ट आ गया ना 4.97 अमाउंट के कॉलम में। रिसिवेबल दाखवलं ना, या कॉलम मध्ये आलं म्हणजे ऍड नाही का झालं? अमाउंटच्या कॉलम मध्ये आलं की नाही 4.97? हाँ, श्याम टू इंटरेस्ट आली ना एंट्री, मग ते अमाउंटच्या कॉलम मध्ये आलंय म्हणजे 194 मध्ये आलंय ते। हाँ, म्हणून तर 0.97 आलं ना अथर्व। हाँ, अमाउंट कॉलम मध्ये करेक्ट, कारण 4.97 इज ऑल्सो रिसीवेबल फ्रॉम श्याम। ओके, सो पहले कौन सा कॉलम क्लोज करना है? इंटरेस्ट का, एंड देन वो इंटरेस्ट लिखोगे अमाउंट कॉलम में। ओके, एंड अगर ये बैलेंस डेबिट साइड को आ जाता तो बाय इंटरेस्ट। ओके, क्रेडिट साइड इंटरेस्ट की ज्यादा है, मतलब हमें इंटरेस्ट पे करना है। ओके, समझ में आ गया? सो फिर से प्रोसीजर बताओ, पहले किसका नाम लिखोगे? हाँ, कस्टमर इन अकाउंट करंट विथ हमारा नाम, देन डेट इंटरेस्ट अप टू 1 फेब एट जो भी परसेंटेज है। कॉलम्स बताओ, पहले नॉर्मल 3 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, उसमें और 3 ऐड करो, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज एंड इंटरेस्ट। ओके, एंड देन पहले आप लेजर पोस्टिंग करोगे नॉर्मल, बट उसके साथ और क्या लिखना पड़ेगा? ड्यू डेट। फिर क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ डेज सबके, एंड देन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। फिर कौन सा कॉलम पहले क्लोज करना है? इंटरेस्ट का। वो अमाउंट किधर लिखनी है? अमाउंट के कॉलम में, एंड वो लिखा मतलब ही ऐड हो गई वहां पर, एंड देन अमाउंट कॉलम क्लोज करना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन या टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, जो भी आएगा जिस साइड बैलेंस, ठीक है। ट्यूटोरियल नोट दिया है उन्होंने, while counting the number of days the date of due date is ignored and the date up to which the account is prepared is included। ये मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताई, why due date is ignored। बट ओपनिंग बैलेंस के केस में वो बोल रहे हैं while counting number of days for opening balance the opening date as well as the date up to which the account is prepared is counted। so रीजन समझो क्या? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जो है वो पहले से ही ड्यू है, वो ड्यू डेट नहीं है ना, तो उस दिन का भी आप इंटरेस्ट लगाओगे, करेक्ट। सो ओपनिंग के केस में आपको वो डेट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। रीजन समझा दोनों का? ड्यू डेट के केस में वो डेट नहीं आएगी क्योंकि इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा? नेक्स्ट डे से, बट ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी रिसीवेबल या पेएबल चल ही रहा है, तो उस दिन का भी इंटरेस्ट आइदर रिसीवेबल या पेएबल है। ओके, अभी सेकंड आपको सॉल्व करना है। मेथड 2 है डायरेक्टली प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। पूरी प्रोसीजर सेम है, सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम की जगह प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। करेक्ट, प्रोडक्ट कैसे आता है? नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट।
फिर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट कॉलम पहले क्लोज करोगे ना, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, वो बैलेंस आप अमाउंट के कॉलम में टू इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, सो बैलेंस जो आएगा मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इंटू 1/365, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन डेज के करके रखे हैं ना, सो अभी सिर्फ परसेंटेज लगाना बाकी है एंड अपॉन 365 करना बाकी है। वो सारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कॉमन ही था, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना एंड 1/365, सो कॉमन फैक्टर निकाल दिए, पहले अमाउंट इनटू डेज, अमाउंट इनटू डेज, अमाउंट इनटू डेज किया एंड देन उसकी जो बैलेंस आ रहा है उससे इनटू परसेंटेज इनटू 1/365। सो अगर आपको चॉइस दिया एग्जाम में कि सिर्फ अकाउंट करंट प्रिपेयर करो, तो आप कौन सी मेथड यूज करोगे? इंटरेस्ट वाली? प्रोडक्ट फास्ट होगा ना, हर एक का किधर इनटू परसेंटेज इनटू नंबर ऑफ डेज अपॉन 365, इतना किधर करोगे? क्वेश्चन देखो फिर आप ही बोलोगे मैम इंटरेस्ट मेथड पूछा तो भी मैं प्रोडक्ट मेथड करूंगा, ऐसे होगा आपको। यही क्वेश्चन है फिर से, तो ये नहीं करते हैं, आगे का करते हैं। ओके, वही क्वेश्चन उन्होंने प्रोडक्ट मेथड से दिया, ये नहीं करते। एग्जाम्पल पे आ जाओ। ये दो मेथड्स है नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के, जो मैंने आपको नहीं सिखाए हैं, वो सीखने की भी जरूरत नहीं है। एक होता है फॉरवर्ड, दूसरा है बैकवर्ड, तो हमने जो किया है वो फॉरवर्ड मेथड से है। ओके, सो हम क्या करते हैं, ड्यू डेट टू अकाउंट करंट तक काउंट करते हैं, दैट इज फॉरवर्ड, एंड बैकवर्ड मतलब उल्टा करना है आपको। ओके, सो नहीं सीखा तो भी चलेगा। सो एग्जाम्पल पे आ जाओ डायरेक्टली। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट करंट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट on individual transaction under forward method. From the following particulars, make up an account current to be rendered by Mr. X to Mr. Y on 31st December 2020, taking interest into account at the rate of 18% per annum. Yes, so नाम बताओ। Y in account current with X. Interest up to 31st December at 18% per annum. Columns, date, particulars, amount, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, इंटरेस्ट या प्रोडक्ट, अभी प्रोडक्ट है ना। सो फर्स्ट बताओ, 1 जुलाई 2020 बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, हाँ रिसीवेबल है ना, मतलब वाई से। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट 1 जुलाई, अमाउंट 600 एंड ड्यू डेट भी 1 जुलाई ही। ओके, 30th July 2020 goods sold to Mr. Y, credit period allowed 1 month, 300. Y to sales, हाँ, so debit side को to sales, date 30th July, due date 30th August, correct, and amount 300. bill of exchange नाही है, हाँ, ओके। अथर्व लक्षात ठेवा, बिझनेस करताना 3 दिवस देशील अजून एक्स्ट्रा कस्टमर्सना। 1st August 2020 goods purchased from Mr. Y, credit period received 1 month, हाँ purchases to Y मतलब by purchases, date 1st August, due date is हाँ 1st September, क्रेडिटर को 4th September नहीं भूल सकते हो। कैश रिसीव फ्रॉम Y, कैश टू Y, सो क्रेडिट साइड बाय कैश 1st September, ड्यू डेट भी 1st September, अमाउंट्स आप लिखोगे। 1st September 2020, Mr. Y accepted Mr. X draft at 3 months date. नहीं, ड्राफ्ट मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्राफ्ट बोलते हैं, बिफोर सिग्नेचर, बिफोर एक्सेप्टेंस, वो ड्राफ्ट है ये। मिस्टर वाई एक्सेप्टेड, हाँ, सो बिल्स रिसीवेबल टू वाय, सो हो नाही, त्यांनी ऍक्सेप्ट केलंय, त्यांनी ऍक्सेप्ट केलं म्हणजे तो पे करणार ना आपल्याला। सो बाय बिल्स रिसीवेबल एंड 3 months, 1st October, 1st November, 1st December, अभी 2nd, 3rd, 4th December ड्यू डेट है। ओके, क्लियर हुआ ये? अभी डेज कैलकुलेशन, सो 1st जुलाई, सो कितने डेज लोगे? ओपनिंग बैलेंस है 31,
करो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कब तक करना है? दिसंबर तक। 184 काय करतायत हे सगळे? 31 डिसेंबरचा विचार करायला लागलात की काय? आलं ना 184? इन्क्लूड, हाँ। नेक्स्ट अगस्त 30, सो अगस्त का 1 ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 123 आ गया। अभी क्रेडिट साइड 1 सितंबर ड्यू डेट थी, सो सितंबर के 29, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 121, हाँ ये अगेन सितंबर 1 एंड दिसंबर 4, सो 31 माइनस 4 27, ओके। फिर प्रोडक्ट के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना है, 600 इंटू 184, 300 इंटू 123, अमाउंट इंटू डेज, अमाउंट इंटू डेज, अमाउंट इंटू डेज। फिर प्रोडक्ट का बैलेंस निकालोगे, वो आया 1,02,000 एंड देन इस साइड आया है मतलब इनकम रिसीवेबल आने वाला है, ओके क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है ना प्रोडक्ट की, मतलब इंटरेस्ट हमें रिसीवेबल है, सो टू इंटरेस्ट, सो जो बैलेंस है 1,02,000 इंटू 18% इंटू 1/365, ये 31 दिसंबर को होगी एंट्री, तो वो इंटरेस्ट आया 49 एंड देन अमाउंट का कॉलम क्लोज करना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 249, ओके। कौन सी मेथड इजी है? प्रोडक्ट। Illustration 2. From the following particulars, prepare account current to be rendered by Mr. Singh to Mr. Paul as on 31st August 2020. Interest must be calculated at 10% per annum. So heading Mr. Paul in account current with Mr. Singh. Interest up to 31st August 2020 at 10% per annum. Columns date, particulars, amount, additional due date, number of days and product. हाँ, so first goods sent to Mr. Paul, Paul to sale, goods sent मतलब sale है, so to sales, June 11 date, due date भी June 11, amount 1020, June 15 cash received from Paul, हाँ, so by cash June 15, goods sent to Paul, again Paul to sales, June 20, again to sales, July 7, cash received by cash, August 8, अभी नंबर ऑफ डेज, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नहीं है, सो डायरेक्टली फर्स्ट का जून 11 से मतलब जून अगस्त तक ही करना है ना, हाँ, सो जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त 81, नेक्स्ट जून 20 है ड्यू डेट, मतलब 10 आएंगे ना जून के, 10 प्लस 31 प्लस 31 72, नेक्स्ट जुलाई 7, सो पहले जुलाई के 24 प्लस अगस्त के 31 55, क्रेडिट साइड जून 15 मतलब 15 के, सो जून के 15 डेज, सो जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त 77 एंड अगस्त 8, सो 31 माइनस 8 23, ओके। फिर मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट आ गया बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉलम है, टू इंटरेस्ट 1,04,120 इंटू 10% इंटू 1/365, वो टू इंटरेस्ट लिखा एंड देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डायरेक्टली फोर्थ पे आ जाओ, थर्ड बाद में करना है, उसमें रेडिंग है। फ्रॉम द फॉलोइंग फोर्थ
prepare an account current to be rendered by Ali to Bali on 31st December 2020 by means of product interest at 8% per annum. So Bali या Bali in account current with Ali, interest up to 31st December at 8% per annum. Date particulars rupees, due date, number of days, product. Balance due from Bali. हाँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, करेक्ट. October 1st ड्यू डेट भी वही. परचेस्ड गुड्स फ्रॉम बली बाय परचेसेस October 19, October 19. ओके, इधर उन्होंने डायरेक्टली ड्यू डेट का ही कॉलम किया है. हाँ, तो वैसे भी चलेगा. अमाउंट 3200. रिटर्न गुड्स टू बली 800. टू परचेस रिटर्न October 25, October 25, 800. Sold goods to Bali. हाँ, Bali to sales. So 2 sales. November 3, November 3. 5400. Bali accepted a bill drawn by Ali for 1 month. By bills receivable 2400 and due date क्या है इसकी? 18 December. करेक्ट. सो डायरेक्टली 18 December लिख दिया है उन्होंने. ठीक है. बिल्स एक्सेप्टेड बाय बली अर्लियर डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट 3000. हाँ, करेक्ट. बली फिर से आपका डेटर हो गया. सो बली टू बिल्स रिसीवेबल, डेट वही November 30 एंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम बली बाय कैश December 15, ड्यू डेट भी December 15. ठीक है. 31st December है ना. सो 1st October तो काउंट करना है ना 1st October भी. सो अक्टूबर के 31 प्लस 30 प्लस 31 92. देन October 25 से, सो अक्टूबर के 6, November 30, December 31 67. देन November 3 मतलब 27 प्लस 31 58. देन November 30 तो December के ही 31. क्रेडिट साइड October 19. सो अक्टूबर के 12 आ रहे हैं. अक्टूबर प्लस November प्लस December 73. हाँ, नेक्स्ट December 18. सो 31 माइनस 18 13. देन December 15 सो 16. फिर प्रोडक्ट करते जाना है. बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 3,47,000. तो अपोजिट साइड टू इंटरेस्ट कैलकुलेट करो एक बार. 3,47,000 इंटू 8% अपॉन 365 आ रहा है क्या? 76.05. फिफ्थ एंड 6 ये 2 ही करने हैं अभी इस सिंपल वाले के. देन रीडिंग करना है. ओके. एंड आपको और एक अच्छी न्यूज़ बताऊं क्या? आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक का एक भी क्वेश्चन नहीं करना है अकाउंट करंट का, क्योंकि मैंने देखे सारे सिमिलर है. एंड आपको ये लेजर पोस्टिंग आ जाता है ना. अगर इससे कुछ अलग आ गया, कभी कभी वो बिल की जगह प्रॉमिसरी नोट लिख रहे हैं. सो प्रॉमिसरी नोट के लिए भी बिल्स रिसीवेबल पेएबल वही एंट्रीज करने हैं. बाकी कुछ अलग ट्रांजैक्शन है ही नहीं, यही सब है. अमाउंट्स अलग होंगे, इंटरेस्ट परसेंटेज अलग होगा, नाम अलग होंगे. सो एक भी मत करो. सिर्फ ये 7-8 इलस्ट्रेशन जो है एंड 2 एक्सरसाइज के, इससे 10 क्वेश्चन करो. ठीक है. और बाद में और प्रैक्टिस होने के बाद एक सिंपल वाला, एक रीडिंग का एंड वो थर्ड मेथड वाला, ऐसे 3 ही करो. हाँ, आए हैं ना एग्जाम में, वो हम सॉल्व करने वाले हैं एक्चुअल में. सो 5th एंड 6th फटाफट बताओ. मुझे सिर्फ ये बताओ, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन की प्रैक्टिस लेनी है या नहीं लेनी है? अभी नहीं ना. हाँ, तो डायरेक्टली बताओ किसका आएगा, नाम बताओ. मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ती हूँ, आप आंसर्स दो डायरेक्टली. नाम क्या लिखोगे? ए हल्डर इन अकाउंट करंट विथ एस दास गुप्ता, इंटरेस्ट अप टू
31st December at 5% per annum. Yes, first ledger posting, to balance brought down, correct. Next, two sales by cash, two sales by cash. इसकी ड्यू डेट बताओ. ए होल्डर एक्सेप्टेड मतलब क्या है ये? हाँ, सो बाय बिल्स रिसीवेबल एंड ड्यू डेट 4 December. Next, buy purchases, two sales by cash. ओके, 11th मध्ये आलो असं वाटलं का? 1 मिनिटासाठी. और लेना है कुछ? अभी समझाना आगे क्या करना है. ड्यू डेट्स वही थे, सिर्फ एक ही वो 4 December था. फिर आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके आगे का कर सकते हो. सो 5th हो गया. 6th में तो ये भी मत बताओ, ठीक है? नहीं किया तो भी चलेगा ना फिर. 6. ओके, सो रेडिंग 7th, illustration 7. You are required to make account current by product method to be rendered by X to Y as on 30th April 2020. So, रेडिंग कब आता है? अगर जो अकाउंट करंट की डेट है 30th April 2020 है ना, तो उसके आगे आपकी ड्यू डेट जा रही है. मतलब अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई में आपकी ड्यू डेट जा रही है, तो ही रेडिंग का आएगा. अभी के क्वेश्चंस में क्या हो रहा था? सारे ड्यू डेट्स बिफोर अकाउंट करंट डेट थे, करेक्ट? तो आप ड्यू डेट टू अकाउंट करंट नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे थे. ओके, अभी इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है? ड्यू डेट्स 30th अप्रैल के बाद जाएंगे. इंटरेस्ट एट 10% पर एनम है. सो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस. सो नाम क्या होगा? वाई इन अकाउंट करंट विथ एक्स, इंटरेस्ट अप टू 30th अप्रैल एट 10% पर एनम. कॉलम्स डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट. ओके, चलो आप कौन हो? एक्स. अमाउंट पेएबल बाय एक्स टू वाई. अमाउंट पेएबल बाय एक्स, हमें अमाउंट पेएबल है वाई को, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1st April. इसका ड्यू डेट भी 1st April ही. ओके, नेक्स्ट, रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 months. हाँ, वाई टू बिल्स पेएबल 5000 एंड 7th April डेट, बट ड्यू डेट क्या आएगी इसकी? 7th में 7 June, 8, 9, 10 June. ओके, सो इस केस में क्या करना है आपको? समझ में आ गया यहाँ पर कि अकाउंट करंट के डेट के बाद की ड्यू डेट आ गई, तो आप सिर्फ अमाउंट लिखोगे 5000, बट डेज कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो डेज नहीं तो प्रोडक्ट भी नहीं, तो आगे डैश डैश आ जाएगा. ठीक है, जहां पर बिफोर अकाउंट करंट डेट डेज है, ड्यू डेट है, वहां पर आपको डेज लिखने हैं, प्रोडक्ट भी लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय वाई ऑन 7 Feb 2020 इज ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट. नो एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल एंट्री होती है ना, सो इसमें वाई अकाउंट एंट्री में है ही नहीं, सो नो एंट्री की नोट लिखनी है. ओके. 10th, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, इनवॉइस डेटेड 10th में. टू सेल्स, डेट 10th April, बट ड्यू डेट 10th में. ओके, अमाउंट लिखोगे 15,000, बट डेज कैलकुलेट नहीं हो रहा है, सो डैश, डेट्स को, प्रोडक्ट को भी डैश. एक्स रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई डेटेड 15th में 7,500 बाय बैंक, डेट 12th April, ड्यू डेट 15th में, अमाउंट 7,500. हाँ, वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, इनवॉइस डेटेड 15th में. बाय परचेसेस 15th April, 15th में 6,000, आगे डैश डैश. एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई ऑन 15th April 2020 टू परचेस रिटर्न 20th April. ओके, बट ड्यू डेट क्या आएगी?
15 अप्रैल ऊपर देखो, ऊपर परचेस किए हैं बट इनवॉइस की डेट ही 15 में है, तो परचेस रिटर्न का भी ड्यू डेट 15 में ही लेना है। ओके आप पेमेंट कब करते हो? इनवॉइस आने के बाद करते हो या गुड्स आने के बाद करते हो? जनरली ऐसे ही होता है ना, गुड्स आपको आ गए बट अभी तक बिल नहीं आया इसलिए पेमेंट नहीं किया है, करेक्ट? हम तो वेट कर रहे थे आपके ही बिल का, करेक्ट? ऐसे आपको आंसर्स मिलेंगे, देखो आर्टिकलशिप में। सो इनवॉइस ही नहीं आया तो पेमेंट कब करना है? सो ड्यू डेट इज 15 में, गुड्स तो आ गए हैं बट पेमेंट 15 में, इनवॉइस डे उसके बाद भी करते हैं लोग। तो समझ में आ गया? सो परचेस रिटर्न के लिए भी ड्यू डेट 15 में है, ये हाईलाइट करना है तो करो ये पॉइंट। सो 15 में जा रहा है मतलब डैश डैश, डेज भी डैश, प्रोडक्ट भी डैश। 20th April, bill accepted by Y is dishonored on this due date. टू बिल्स रिसीवेबल 20th April को डिसऑनर हुआ है, सो यहाँ पे 10 डेज आ जाएंगे ना, 10 डेज 5,000 50,000, मतलब सिर्फ फर्स्ट जो ओपनिंग बैलेंस है एंड ये लास्ट की ट्रांजैक्शन उसके डेज बिफोर अकाउंट करंट डेट है, बाकी सब रेडिंग वाले हैं। ओके सो जैसे पहले सिंपल क्वेश्चंस में हम कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर करना है, लेजर पोस्टिंग करना है बट एडिशनल क्या आया इसमें? ड्यू डेट। ओके एंड देन ड्यू डेट आपको देखना है, अगर बात की आ रही है तो डैश डैश करके रखो। हाँ सो अभी ये ओपनिंग बैलेंस है इसलिए ओपनिंग बैलेंस की भी डेट काउंट की, सो अप्रैल के 30 डेज आ गए एंड देन 10,000 इंटू 33 लाख। ओके वो मल्टीप्लीकेशन बाद में किया आपने तो भी चलेगा। एंड लास्ट डेट का क्या आ रहा था? 10, सो वो 50,000। ओके ये नॉर्मल होने के बाद अभी रेडिंग का अपोजिट साइड को लिखना है, वो पता है आपको, करेक्ट? सो अप्रैल, हाँ क्योंकि उतना इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा, अपोजिट इफेक्ट क्यों देना है? क्योंकि 30th अप्रैल तक हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, करेक्ट? बट अगर ड्यू डेट 10 जून है एंड वो तुम्हें 10 जून का ड्यू डेट की अमाउंट पहले ही पे कर रहा है 30th अप्रैल को, तो इंटरेस्ट उसको नहीं लगेगा, आपको ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना उसे। ओके इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम है इस साइड को, तो अपोजिट होने के बाद वो ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, आपका एक्सपेंस हो जाएगा, इसलिए अपोजिट साइड। एंड अगर आपको एक्सपेंस आ रहा है तो हाँ वो इनकम हो जाएगा। हाँ बाय रेडिंग प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा, बाय रेडिंग प्रोडक्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ ओके बाय रेडिंग इतना भी लिखते हैं। ओके सो ये सारे रेडिंग के जो ट्रांजैक्शंस है वो कौन से डेट को होने वाले हैं? अकाउंट करंट की जो डेट है 30th अप्रैल, ऐसे याद रखो, ठीक है? सारे ट्रांजैक्शंस 30th अप्रैल, अपोजिट साइड को लिखना है वो याद है आपको। बाय रेडिंग टू रेडिंग इतना तो याद रहेगा क्योंकि हम बोलते भी वैसे है ना, रेडिंग के क्वेश्चंस है। सो बाय रेडिंग टू रेडिंग। ओके अथर्वचा प्रॉब्लेम झालेला ना, काय लिहायचं आठवत नव्हतं। ओके हाँ बताती हूँ ना वो। सो अप्रैल 30 समझ में आ गया, बाय रेडिंग लिखना है वो समझा, फिर जो ड्यू डेट्स है वो फिर से लिखने हैं जून 10, फिर वहां से अमाउंट चेक करनी है। सो 5,000। ओके अभी डेट्स कैलकुलेशन करना है। सो आपकी ड्यू डेट आने के बाद ही हम डेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अभी अप्रैल 30 टू जून 10 डेट्स काउंट करो, मई के 31 प्लस जून के 10 41। ओके अमाउंट कॉलम में डैश आएगा। हाँ
क्योंकि कैसे देखो अभी ये सेकंड देखो 2 सेल्स 15,000, ओके, आपने फिर से वो अपोजिट साइड को लिख दिया तो नील हो जाएगा। कुछ रिसीवेबल था अभी पेएबल कर दिया आपने तो नील होगा, वो वाई बोलेगा कुछ नहीं है मुझे पे करना। सो इसलिए अमाउंट कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। सो डायरेक्टली 5,000 इंटू 41 ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, वो क्या हो रहा है, ड्यू डेट अकाउंट करंट डेट के बाद जा रहा है। हाँ, सो आपका अगर इनकम है तो वो एक्सपेंस करना है, इसलिए अपोजिट साइड को वो प्रोडक्ट लिखना पड़ रहा है। एंड वो कितने दिन का आएगा, तो अकाउंट करंट डेट के बाद मतलब अकाउंट करंट डेट से ड्यू डेट तक। ओके, पहले हम क्या कर रहे थे, ड्यू डेट से अकाउंट करंट डेट, बट ड्यू डेट ही अभी आगे है तो अकाउंट करंट डेट टू ड्यू डेट जाएगा वो। ठीक है, सो और हाँ, येस तिन्ही नाही इन्क्लूड होणार। आणि त्या दिवशी पेमेंट मिळते ना, मग त्या सो आता आपण काय केलं 30 एप्रिल, सो डायरेक्टली मे के 1 मई से काउंट किए ना, 31 + 10। अभी आपको चेक ऐसे करना है कि यहाँ पर इस साइड को 3 डैश है डेबिट साइड को, तो अपोजिट को 3 आने चाहिए एंड क्रेडिट साइड को 2 डैश है तो अपोजिट साइड को 2 आने चाहिए। टू रेडिंग। अभी सेकेंड देखो बाय रेडिंग 15,000, उसका 10th में ड्यू डेट है, सो 10 दिन 10 दिन का आ जाएगा प्रोडक्ट। देन तीसरा वाला बाय रेडिंग प्रोडक्ट 1,000, ड्यू डेट में 15 लिखोगे एंड 15 दिन ना, सो वहां पर डैश हुआ है, वहां पर 15 लिखो डेट्स के कॉलम में 15,000। यहाँ पर सभी के मॉड्यूल में डैश हुआ है क्या, हाँ, तो वहां पर 15 चाहिए। अभी इधर का क्रेडिट साइड का करो, यहाँ पर 2 रेडिंग प्रोडक्ट डेट के कॉलम में 30 अप्रैल एंड ड्यू डेट में May 15, सो 15 दिन का 7,500 इंटू 15 डेज में 15 लिखना है। और सेकेंड का भी वैसा ही 30 अप्रैल 2 रेडिंग प्रोडक्ट ड्यू डेट में May 15 डेज 15 एंड 6,000 इंटू 15। ओके, ये होने के बाद नॉर्मल प्रोडक्ट कॉलम का बैलेंस लेना है। तो वो इस साइड को आया है, हाँ, 4,17,500, सो बाय इंटरेस्ट जाएगा ना। सो कैलकुलेट करके देखो 4,17,500 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 365 आ रहा है। समझ में आ गया रेडिंग? अभी थर्ड वाला करो, वो यू एंड मी वाला है, रेडिंग का है वो, इलस्ट्रेशन 3। नाम बताओ, हेडिंग क्या लिखोगे? नीचे दिया है देखो, अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मी टू यू, यू इन अकाउंट करंट विथ मी, इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2020 एट 12% पर एनम, अमाउंट पेएबल बाय यू टू मी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट पे ड्यू डेट, सो अमाउंट 5,000, सेल्स मेड बाय मी टू यू, इनवॉइस डेटेड 7th April, 2 सेल्स, डेट 5th Feb, ड्यू डेट 7th April, अमाउंट 8250, डेज कितने आएंगे, डेज एंड प्रोडक्ट में क्या आएगा, डैश डैश ना, आपका अकाउंट करंट 31 मार्च का है, received acceptance of you by me for 3 months, correct, by bills receivable, Feb 8 ड्यू डेट, हाँ आगे डैश डैश है, इलेवेंथ में, करेक्ट, you sold goods to me by purchases, Feb 10, invoice date 10th March, so before account current date है, so number of days काउंट करो
11 into 11,000. काय झालं? हाँ 21, सॉरी 21 into 11,000. हाँ, me received check from you by bank 12th Feb 12th April due date, so dash dash. Cash paid by me to you to cash 16th Feb. अभी ये भी आएगा ना, सो फेब के कितने लेने हैं? हाँ, सो 28 ना सुन, लीप ईयर है, लीप ईयर. 13 लो फेब के, मार्च. बरोबर 43 घेतलेत त्यांनी. आपण लीप इयर घेतलं की ते घेत नाही. एका ठिकाणी आहे आणि लिहिलेलं नव्हतं क्वेश्चन मध्ये काही, तरी लीप इयर घेतलंय. घ्या लीप इयर घ्या, जे लॉजिकल आहे ते करा. घ्या लीप इयर. हा गेला तर तो पण थोडीशीच चेंज होईल. हो अगदी फ्रॅक्शन मध्ये. आणि वरतीच लिहा ना, 1 year इज इक्वल टू 366 days. हे वर लिहायचं. ॲझम्पशन्स खाली नाही लिहायची. पहिले चेकरला कळू दे ना आधीच. हां सगळं चेक झाल्यावर नंतर कळलं तर मग एवढं वेळ नाही आहे. हां एवढा तुमच्याकडेही नाही आहे, एवढा आमच्याकडेही वेळ नसतो वाचायला. हो 5-10 मिनिटात एक पेपर उडवतात ते. 500 पेपर्स चेक करायचे असतात ना 1.5 महिन्यात. हो 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 हो. कैश पेड बाय मी टू यू, सो ये टू कैश हुआ 21 days हो गए. बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय मी फ्रॉम यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल ड्यू डेट 24th March. हाँ 2 bills पेएबल 24th Feb 24th March days 7. सो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट हो जाएगा. कैश पेड बाय यू टू मी, कैश पेड बाय यू टू मी बाय कैश. हाँ 28 फेब, तो इसका भी हो जाएगा. सो अभी उनका 28 days ही है ना फेब में, तो सिर्फ 31 मार्च के. एंड प्रोडक्ट करोगे. ठीक है. अभी डेबिट साइड को देखो कितने डैश आए हैं, एक ही डैश है. सो बाय रेडिंग एक ही आएगा. डेट 31st March, ड्यू डेट April 7. सो नंबर ऑफ डेज 7 एंड प्रोडक्ट करोगे 8250 इंटू 7. क्रेडिट साइड को डैश 2 है, सो डेबिट साइड को 2 रेडिंग डेट में 31st March एंड ड्यू डेट इज May 11. सो नंबर ऑफ डेज 41. अप्रैल के 30, May के 11, 41 एंड मल्टीप्लीकेशन 10,000 इंटू 41. नेक्स्ट हाँ 31st March 2 रेडिंग April 12 ड्यू डेट. सो 12 दिन ना, डेज में 12, सो 12 इंटू 7,500 एंड बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है इसलिए 2 इंटरेस्ट आएगा. 5,71,250 इंटू 12% अपॉन 366 केलं आता इथे. काय हां का
वरचा फेब मध्ये प्रॉब्लेम येईल ना, मार्च एप्रिल मध्ये का पण इकडे पण चुकलंय ना, मग इथे 28 फेबला त्यांनी डायरेक्टली 31च घेतले मार्चचे. जाऊ दे, लक्षात ठेवा लीप ईयर असेल तर लॉजिकली 366 डेज. ओके, रेडिंग के इतने 2 ही क्वेश्चंस है. ओके, अभी रेडिंग क्लियर है. सो आज होमवर्क के लिए आप सिर्फ रेडिंग के सॉल्व करो दोनों क्वेश्चन. घेतलंय ना, गुड. एवढा विचार नाही करायचा छोट्या छोट्या गोष्टींवर. हे सोडा, इंटर आणि फायनलला खूप प्रॉब्लेम येईल ना. चलो, आपल्या अजून बरंच कंप्लीट करायचं है. थेरी, क्वेश्चंस, इशू ऑफ डिबेंचर्स. यस, सो इलस्ट्रेशन 8 पे आ जाओ. इसका नाम याद रखो मेथड का, अकाउंट करंट बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस. ओके, इन केस ऑफ बैंक्स. यस, सो ये हमें सॉल्व करना है. हेडिंग सेम है. ओके, क्वेश्चन देखो पहले. शो विनोद्स अकाउंट in the ledger of Allahabad Bank. Interest is to be calculated at 5% on debit balance and 2% on credit balance. The account to be prepared as on 30th June 2020. Calculation may be made correct to nearest rupee. On 2nd Jan 2020, Vinod opened a current account with the Allahabad Bank Limited and deposited a sum of rupees 30,000. Okay. सो ये बैंक में अकाउंट ओपन किया है. आपको बैंक के एंगल से सोचना है, ठीक है. सो बैंक हमें पासबुक देती है. सो पासबुक के कॉलम्स पता है किसी को? डेट, हाँ हाँ, अमाउंट म्हणजे हाँ, एंड देन लास्ट में कॉलम कौन सा होता है? वही इंपॉर्टेंट होता है, वही आप देखते हो ना. हाँ, ओके. सो वैसे ही है. पहले ऐसे याद रखो कि पासबुक के जो कॉलम्स होते हैं वो. सो डेट, पर्टिकुलर्स. ओके, इसमें दिया होता है ना कि आपने डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया, वो या आपको इंटरेस्ट मिला है वगैरह वगैरह. सो डेट, पर्टिकुलर्स एंड देन जो अथर्व ने बताया विड्रॉवल और डिपॉजिट, दैट इज डेबिट क्रेडिट. एंड लास्ट का कॉलम बैलेंस का होता है. बट इधर और एक ऐड करना है, वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है. सो ये पहले पासबुक के कॉलम्स हो गए. एंड फिर ऐड क्या करना है? नंबर ऑफ डेज, डेबिट प्रोडक्ट, क्रेडिट प्रोडक्ट. ठीक है, याद रहेगा. हाँ, सो पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर विड्रॉवल डिपॉजिट की जगह डेबिट क्रेडिट लिखना है. एंड देन बैलेंस. बट वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, इसके लिए और एक कॉलम लगेगा. सो डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, DRCR लिखना है. बैलेंस, ये 6 हो गए. एंड और 3 से 9 कॉलम्स. ओके, वो आपका जो कंपनी अकाउंट्स का है वो भी 9 कॉलम वाला है क्या? हाँ, तो वो और ये कॉलम सेम है, 9. ऐसे याद रखो, ठीक है. सो फटाफट कॉलम्स बनाओ. ये डेट, पर्टिकुलर्स, फिर DRCR.
और कुछ नहीं आया तो लेजर पोस्टिंग तो एटलीस्ट करके आ जाओगे ना इस टॉपिक में। हाँ हाँ हाँ, अथर्व ती आधीच्या मेथड्सचं बोलतीये, तू आत्ताच्या मेथडचं बोलतोय. करेक्ट ना? करेक्ट ना? तू आधीच्या मेथड्स बद्दल बोलत होती ना. हाँ, हो गया ना. सो पहले डेट 2 जैन को ओपन किया है ना अकाउंट, सो लिखो डेट 2 जैन 20. ओके, इसने अकाउंट ओपन किया बैंक के एंगल से सोचो. नाम आप लिखोगे विनोद करंट अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट करंट नहीं है, विनोद करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक. हाँ, सो बैंक के एंगल से हमें कैश आ गई है. ओके, तो आप क्या लिखोगे? बाय कैश अमाउंट 30,000. सो विनोद का अकाउंट आपने क्रेडिट किया ना, कैश टू विनोद. सो क्रेडिट कॉलम में 30,000 डिपॉजिट. हाँ, अभी बैलेंस क्या है? CR एंड बैलेंस 30,000 है. ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट 2 जैन के बाद 15 जैन आता है. ही फर्दर डिपॉजिटेड द फॉलोइंग अमाउंट. सो 15 जैन को फिर से बाय कैश अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस ही है ना. हाँ, सो बैलेंस कितना हुआ? 42,000. ओके, आपको ये सीक्वेंस में एंट्रीज करने हैं. आपको पासबुक कैसे मिलता है? ऊपर नीचे नहीं मिलता, सीक्वेंस में मिलता है ना. सो 15 जैन के बाद क्या आता है? 15 फेब. हीज विड्रॉवल्स वेयर एज फॉलोज. सो 15 फेब एंड विड्रॉवल के लिए वो क्या लिखते हैं? टू सेल्फ. टू कैश नहीं लिखते हैं, हाँ, टू सेल्फ लिखते हैं. ओके, एक्चुअली एंट्री क्या है? विनोद टू कैश, बैंक के एंगल से. विनोद इज द रिसीवर, बैंक ने कैश दिया, बट टू सेल्फ लिखना है, वो याद रखो. सो अभी डेबिट किया ना विनोद का अकाउंट 26,000. करेक्ट. सो बैलेंस का क्या हाल है अभी? 42,000 माइनस 26,000. बट पॉजिटिव है ना, तो अभी तक क्रेडिट ही बैलेंस है, डेबिट में नहीं गया. 15 फेब के बाद क्या हुआ? 12 मार्च को डिपॉजिट है ना बाय कैश. सो क्रेडिट कॉलम में कितना डिपॉजिट किया? 8,000. हाँ करेक्ट, बैलेंस बढ़ जाएगा ना. 16,000 प्लस 8,000 24,000. ओके, 12 मार्च के बाद 10 अप्रैल टू सेल्फ अमाउंट बताओ. नेक्स्ट बाय कैश है ना, वो डिपॉजिट है ना. सो क्रेडिट बैलेंस हो गया था 10,000 का. एंड देन सो डेबिट बैलेंस हो गया क्या? मतलब ओवरड्राफ्ट या फेवरेबल बैलेंस. हाँ करेक्ट. सो ये सब होने के बाद डेट्स कैलकुलेट करने हैं. ओके, आप करंट अकाउंट 30 जून का बना रहे हो. ओके, बट मेथड है मीन्स ऑफ बैलेंस. सो 2 जैन से 15 जैन तक के डेट्स कैलकुलेट करने हैं. सो कितने आ गए वो? 13. ओके, नेक्स्ट 15 जैन से 15 फेब. सो जैन के 16 एंड फेब के 15. 31 आ गए क्या?
फिर 15 फेब से 12 मार्च, तो यहाँ पर फेब के कितने ले रहे हो? दिल है, अरे वाह। सो फेब के 14 नहीं कितने 13, फेब के 13 एंड मार्च के 12 25, फिर 12 मार्च टू 10 अप्रैल, सो मार्च के 19 प्लस अप्रैल के 10 29, देन 10 अप्रैल टू 10 में अप्रैल के 20 एंड मई के 10 30 एंड देन 10th मई टू 15 जून, सो मई के 21 जून के 15 एंड लास्ट 15 जून टू 30th जून। ओके अभी प्रोडक्ट करते जाना है। अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट प्रोडक्ट में लिखो, डेबिट बैलेंस है तो ओके प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट के कॉलम्स के टोटल लेने हैं, यहाँ तक ही करना है। हो गया सबका? डेबिट प्रोडक्ट कॉलम की टोटल 2,40,000 एंड क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम की टोटल 31,48,000। ओके अभी डेबिट बैलेंसेस के लिए इंटरेस्ट परसेंटेज कितना दिया है? 5%। सो कैलकुलेट करो नीचे 2,40,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 365 ही करना है ना अभी, इंटू 1/365 32.87। हाँ एंड क्रेडिट बैलेंस पे 2%। ओके मतलब बैंक आपको सिर्फ 2% देने वाली है, आपको देना है बैंक को 5%। ओके सो 2% 31,48,000 इंटू 2% इंटू 1/365 172। ओके ये क्रेडिट प्रोडक्ट का आ गया ना। सो नेट आपको रिसीवेबल है इंटरेस्ट, करेक्ट? सो नेट कितना रिसीवेबल है? हाँ सो 62। तो यहाँ पर 2 इंटरेस्ट आएगा, तो लिखो 2 इंटरेस्ट। विनोद अकाउंट डेबिट 2 इंटरेस्ट, सॉरी बैंक के एंगल से सोचना है। बाय इंटरेस्ट आएगा ना, बैंक को देना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट टू विनोद, बैंक के एंगल से सोचो। ये 30 जून 2020 को होगी ट्रांजैक्शन बाय इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट टू विनोद मतलब क्रेडिट कॉलम में जाएगा ना। विनोद क्या बोलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ओके सो अभी बैलेंस का क्या होगा? हाँ ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन। आपने प्रोडक्ट कॉलम क्लोज किया, बट ये कॉलम कहाँ पे क्लोज किया? बैलेंस का, वो करना पड़ेगा ना।
तो इन दोनों की टोटल लेनी है। अभी देखो आपको यहाँ से एक्चुअली बैलेंस समझा है क्या आने वाला है, डेबिट बैलेंस आने वाला है 3860.38 का। डेबिट बैलेंस आने वाला है मतलब पहले डेबिट साइड की टोटल लो ना, क्योंकि वही ज्यादा है। सो ये टोटल लिख दी एंड देन माइनस करो क्रेडिट साइड पे अमाउंट। टॅली नाही झाली, बॅलन्स काढला आपण, बॅलन्स 0 आला तर टॅली झाली ना। हे नॉर्मल डेबिट क्रेडिट, रिसीट्स मायनस विड्रॉवल। ओके, सो इसमें भी हमने पहले लेजर पोस्टिंग किया, करेक्ट, एंड देन बैलेंस भी किया इसके साथ साथ, लेजर पोस्टिंग प्लस बैलेंस। ओके, इसमें ड्यू डेट निकालना है क्या? नहीं, बाकी क्वेश्चंस में आप क्या कर रहे थे, लेजर पोस्टिंग प्लस ड्यू डेट लिख रहे थे। इस मेथड में लेजर पोस्टिंग प्लस हाँ बैलेंस लिखना है एंड देन डेट्स कैलकुलेट करने हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन तक के, एंड देन प्रोडक्ट कॉलम की टोटल, फिर इंटरेस्ट परसेंटेज दिए रहेंगे आपको, वो कैलकुलेट करके नेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, वो टू इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट लिखोगे एंड देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो यहाँ पे जो अमाउंट लिखोगे ये और ये मैच होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन पार्टनर्स के ड्राइंग्स का होता है, हाँ। सो ये यहाँ पर सॉल्व करना है या आप घर पे करोगे, क्या करना है इधर पास? आज ही करो लेकिन, हाँ। सो होमवर्क में रीडिंग के 2 और ये इतने 3 किए तो भी आपका अकाउंट करंट परफेक्ट हो जाएगा। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो टाइम पास है, ओके, उसमें रीडिंग भी नहीं है ना, शायद नहीं है। असा आला तर मज्जाच है ना। ओके, सो पहले आप क्वेश्चन देख के चेक करोगे रीडिंग है क्या, हाँ नहीं है तो स्टार्ट कर दो क्वेश्चन। ओके, हो गया। फिर अकाउंट करेंट, ये प्रैक्टिस से ही आने वाला है, वो बैलेंस ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। ओके, अभी आधा घंटा बचा है, क्या करना है? यस, वो ब्रेक दे रही हूं मैं, बट इशू ऑफ डिबेंचर्स या थेरी? ओके, थेरी के क्वेश्चंस जो मैंने देखे आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स, वो सारे मॉड्यूल के जो हाँ एक्सरसाइज में है वही आए हैं, सिर्फ 2022 से आगे जो आए हैं वो एक्सरसाइज में नहीं है। 22 एंड 23, दिसंबर 22 एंड जून 23 में जो क्वेश्चन है थेरी के, वो एक्सरसाइज वाले नहीं है। फोर मार्क्स का हेलो मेघना, आवाज आ रही है? ये सो इशू ऑफ डिबेंचर्स डायरेक्टली क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन 1, record necessary entries
for the issue of debentures in the books of Amol Limited. Amol Limited issued 40 lakh 9% debentures of rupees 50 each payable on application as per term mentioned in the prospectus and redeemable at par any time after 3 years from the date of issue. तो पूरे पैसे एप्लीकेशन के टाइम लेने हैं. So बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सेकेंड डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर्स. ठीक है, 40 लाख इंटू 50. अभी यहाँ पर रिडम्पशन एट पार है इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन है ये. ओके, रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा या रिडम्पशन एट डिस्काउंट है तो ही अलग एंट्रीज आएंगे, नहीं तो नॉर्मल शेयर्स जैसे है. सेकेंड, अभी डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट है. हाँ, सो रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स. अतुल लिमिटेड इशूड 1 crore 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 each at a discount of 10%. redeemable at par है at the end of 10th year. money was payable as follows: 30 on application, 60 on allotment. तो डिस्काउंट आप अलॉटमेंट के एंट्री में लोगे. सो फर्स्ट बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1 crore इंटू 30 crore. सेकेंड डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर्स. देन अलॉटमेंट की एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स. ओके, सो यहाँ पर 60 crore आएंगे, डिस्काउंट 10 crore एंड डिबेंचर्स को क्रेडिट जाएगा 70 crore का. ओके, एंड देन बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 60 crore. नाउ डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम. थर्ड क्वेश्चन, record entries when premium money is included in application money. हाँ, Koinal Chemicals Limited issued 15 lakh 10% debentures of rupees 50 each at premium of 10% payable as 20 on application and balance on allotment. Debentures are redeemable at par after 6 years. All the money due on allotment was called up and received. So first entry, bank to debenture application account 15 lakh into 20. नहीं, इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी, मतलब इस 20 में इंक्लूड है. नेक्स्ट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. सो यहाँ पर 3 crore डेबिट, डिबेंचर्स को 15 lakh इंटू 15 2 crore 25 lakh, 15 lakh इंटू 15 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम में 15 lakh इंटू 5 75 lakh. ओके, सो एक्चुअली फेस वैल्यू 15 ही है. हाँ, तो अलॉटमेंट के टाइम कितना लेना पड़ेगा? 35, तो ही 50 का डिबेंचर हो जाएगा ना. सो 35 ड्यू है हाँ ऑन अलॉटमेंट. सो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स 15 lakh इंटू 35 एंड देन बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 15 lakh into 35. ओके, अभी नेक्स्ट फोर्थ सिचुएशन, डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम. ओके, सो लेते वक्त आप 100 ले रहे हो बट देते वक्त आपको 110 देने हैं, तो कंपनी का लॉस है. ओके, फर्स्ट एंट्री नॉर्मल, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर. ये अलॉटमेंट के टाइम करना है. डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. ये लॉस कितना है? जितना आपको प्रीमियम पे करना है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन. सो दिस इज डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अमाउंट. देन 2% डिबेंचर्स टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट. एंड जब प्रीमियम लेते हो तब सिक्योरिटीज प्रीमियम, जब प्रीमियम देना है तब डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट. सो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसकी अमाउंट एंड नीचे की अमाउंट टैली होगी. हाँ, नहीं लॉस या डिस्काउंट दिलाय तेव्हा. ओके, फोर्थ इलस्ट्रेशन, पास जर्नल एंट्रीज. मॉडर्न इक्विपमेंट्स लिमिटेड इशूड
4 lakh 12% debentures of rupees 100 payable as follows: on application 30, on allotment 70. The debentures were fully subscribed and all the money was duly received as per terms of issue. Debentures are redeemable at 110 per debenture. First, bank to debenture application, debenture application to 12% debentures, debenture allotment to percentage debentures, नहीं, debenture allotment account debit, loss on issue of debentures account debit to 12% debentures to debenture redemption premium account. Amounts बताओ, 70 into 4 lakh, then 10 into 4 lakh, then 70 into 4 lakh, 10 into 4 lakh, and then bank to debenture allotment 280. ओके, रुपीज इन लैक्स है, ठीक है. नाउ डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब लेते वक्त 90 लिया, देते वक्त 110. सो टोटल लॉस कितना हुआ? 20 का. सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में 20 जाएगा. ओके, 2% डिबेंचर्स को फेस वैल्यू एंड नीचे टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट. ओके, वो लिखा नहीं है ना उन्होंने इधर, वो हमने ऐड किया था. उन्होंने नीचे के इसमें लिखा है टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम. फिफ्थ इलस्ट्रेशन, रिकॉर्ड एंट्रीज. एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 lakh 9% debentures of rupees 100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 5% after 3 years, payable as 50 on application, 44 on allotment. So first, bank to debenture application 150 into 50, debenture application to 9% debentures 150 into 50, then debenture allotment account debit, loss on issue of debentures account debit to 9% debenture to debenture redemption premium. Amounts into 44, 9, 6 plus 5, 11, 150 into 11, then 150 into 50, correct, 150 into 5. डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम नहीं दिया है उन्होंने एग्जाम्पल इसका, तो नहीं आएगा. ओके, डिबेंचर्स पेएबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन, ये आ जाएगा ना. ओके, देखो इसमें जो एक्सेस आ गया है वो रिफंड कर दिया है एंड देन बाकी का ट्रांसफर किया है डिबेंचर्स को. इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट आ जाएगा. ओके, ये उन्होंने दिया है कि सारे पैसे एप्लीकेशन के टाइम आ गए तो कैसे एंट्रीज करने हैं. बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर एक्सेस वाला रिफंड किया एंड जब आप डिबेंचर्स अकाउंट को ट्रांसफर करते हो तब वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स लिखना है अकाउंट इशूड एट डिस्काउंट के केस में. ओके, ओके, सगळ्याच घेणार आहे त्यात येईलच तो. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का जो अकाउंट है ना वो बाय P&L नहीं होता है. वही हमने देखा था ना, वो ईयरली राइट ऑफ करते हैं P&L को, तो वो बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है. ठीक है. इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी. ओके, कोलैटरल मतलब सेकेंड सिक्योरिटी. सो आपने लोन लिया है बैंक से, आपने फर्स्ट सिक्योरिटी बिल्डिंग दी है, आपको आपकी बिल्डिंग दी है, तो बिल्डिंग सेल करके भी लोन रीपे नहीं हुआ तो सेकेंड सिक्योरिटी आपने दिया है आपके डिबेंचर्स कंपनी के. ठीक है. सो बैंक आपके डिबेंचर होल्डर बन जाएगी, बट ये कब होगा? अगर लोन रीपे नहीं किया है तो इसके लिए दो मेथड्स है. फर्स्ट मेथड में एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है, कुछ एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है. एंड सेकेंड मेथड में एंट्री करनी है. सो फर्स्ट मेथड देखो, लोन लिया है, एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्स अ लोन फ्रॉम
IDBI of 1 crore giving as collateral security of rupees 1 crore 50 lakh of rupees 10 is 14% first mortgage debentures. ओके, सो लायबिलिटी साइड को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ये सेक्योर्ड लोन के अंडर लिखोगे. IDBI का लोन है 1 करोड़ का एंड सिर्फ ब्रैकेट में आपको लिखना है कोलैटरली सेक्योर्ड बाय इशू ऑफ 1 करोड़ 50 लाख 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स. ठीक है. एंड अगर सेकेंड मेथड फॉलो की तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री आएगी. सो उसी इलस्ट्रेशन 8 का ही डेटा लेके डिबेंचर सस्पेंस टू 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स अकाउंट 1 करोड़ 50 लाख. समझ में आ गई एंट्री. अभी बैलेंस शीट कैसे दिखेगी फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, ये दोनों आने वाले हैं सेक्योर्ड लोन के ही अंडर. बैंक लोन भी आएगा IDBI का एंड 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स भी आएंगे. ठीक है. तो वो टोटल 2 करोड़ 50 लाख. ये लायबिलिटी साइड हुई. एसेट साइड को नॉन करंट एसेट्स में, अदर नॉन करंट एसेट्स में वो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को जो आपने डेबिट बैलेंस था, डेबिट दिया था ना, वो आएगा 1 करोड़ 50 लाख. एंड करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो लोन मिला आपको IDBI से, उसकी अमाउंट कितनी थी 1 करोड़ से बैलेंस शीट हो जाएगी. ठीक है. नाउ कंसिडरेशन अदर देन कैश. सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज. ये कब करना है? जब हमने बिजनेस टेक ओवर किया है तब. ओके, उसके एसेट्स हमारे एसेट्स हो गए, अभी उसके लायबिलिटीज हमारे लायबिलिटीज हो गए. सो एसेट्स टू लायबिलिटीज एंड उसका जो डिफरेंस है दैट इज टू वेंडर एंड देन वेंडर टू डिबेंचर्स. इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं हम. ओके, इसका कैलकुलेशन देखो उन्होंने दिया है. व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? परचेज कंसिडरेशन अपॉन पार वैल्यू, मतलब 100. ओके, अगर 1 करोड़ का परचेज कंसिडरेशन है, परचेज कंसिडरेशन मतलब क्या? आपने जिससे बिजनेस परचेज किया है उसको अमाउंट पे करनी है. तो उसको अगर 1 करोड़ पे करनी है, आपका एक डिबेंचर है 100 का एट पार, तो कितने डिबेंचर्स इशू करोगे? 1 करोड़ अपॉन 100. आपका डिबेंचर एट प्रीमियम इशू हुआ है तो एक डिबेंचर 110 का है, तो कितने डिबेंचर्स इशू करोगे? 1 करोड़ अपॉन 110. वो कुछ पॉइंट में आ जाएगा. एंड देन इशूड एट डिस्काउंट है तो 1 करोड़ अपॉन 90. उससे आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल जाएंगे. ये कैलकुलेशन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट को फेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी. जो प्रीमियम की अमाउंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगी. एंड अगर एट डिस्काउंट इशू हुआ है तो डिस्काउंट की अमाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में लिखनी पड़ेगी. करेक्ट. इसलिए आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. ओके, सो ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, आपने देखा होगा. एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 14% डिबेंचर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू 50 लाख एज फॉलोज. सो 50 लाख का बाइफरकेशन देखो. टू सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 लाख, मतलब 10% डिस्काउंट दिया है. सो पैसे आपको 25 लाख नहीं आने वाले हैं, 22,50,000. So bank account debit to debenture application 22,50,000. Then transfer की entry debenture application account debit discount on issue of debentures account debit to debentures. हाँ, 22,50,000, 2,50,000 and total 25 lakh. Second का बताओ, to a vendor for purchase of fixed assets worth rupees 10 lakh and आप उसको 12,50,000 के debentures दे रहे हो. मतलब आपने डिस्काउंट दिया है ना 2,50,000 का. तो फर्स्ट फिक्स एसेट्स टू वेंडर 10 लाख एंड देन वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू 14% डिबेंचर्स 12,50,000. ओके, डिस्काउंट दे रहे हो आप, कैसे समझेगा?
क्योंकि 10 लाख के एसेट के लिए आप 12,50,000 के डिबेंचर्स दे रहे हो, ओके। बट आपको हाथ में एसेट कितने का आने वाला है? 10 लाख का ही, मतलब 2,50,000 का लॉस है, मतलब डिस्काउंट दिया आपने इसलिए तो लॉस हुआ, ठीक है। थर्ड, टू द बैंकर एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख, 12,50,000 के दिए आपने। हाँ, सो डिबेंचर सस्पेंस वाली एंट्री बताओ। हाँ, डिबेंचर सस्पेंस टू 14% डिबेंचर्स एंड अमाउंट 12,50,000। ये लोन 10 लाख का है। उस लोन के लिए आपने कितने डिबेंचर्स की सिक्योरिटी दी है? 12,50,000 की, ओके। ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों दी है? लोन के साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी होगी ना, तो सिक्योरिटी ने हमेशा एक्सेस होती है, वो पता होगा आपको, लोन अमाउंट से एक्सेस सिक्योरिटी होती है, ओके। एंड अगर हाँ एंट्री नहीं की तो बैंक टू बैंक लोन, वो एंट्री होगी, लोन की एंट्री, एंड ब्रैकेट में लिखना है टेकन फ्रॉम बैंक बाय इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ 12,50,000 एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। ये हुआ। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सो अगर सारे डिबेंचर्स एट द एंड ऑफ 5 ईयर रिडीम होने वाले हैं तो आपको 1/5 करते जाना है डिस्काउंट का। हाँ, डिस्काउंट यहाँ पर 6 रुपीज़ है पर डिबेंचर इंटू 1 लाख डिबेंचर, सो टोटल डिस्काउंट 6 लाख का है। एंड सेंटेंस क्या चाहिए? द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5th ईयर। सो सारे डिबेंचर्स 5th ईयर के बाद रिडीम होने वाले, सो इसलिए 5th ईयर, इसलिए 1/5 1/5 1/5। सो 5 साल में ये जो 6 लाख का डिस्काउंट है वो 5 साल में 1/5 1/5 P&L को डेबिट होगा, ओके। सो 6 लाख अपॉन 5, 1,20,000 एवरी ईयर P&L को जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? कॉलम्स 4 है, एक ईयर, सेकंड डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, थर्ड रेशो, हाँ, रेशो ऑफ विच डिस्काउंट, रेशो इन विच डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, सिर्फ रेशो लिखा तो भी चलेगा। एंड लास्ट कॉलम डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, ओके। अगर यही पार्ट में हो रहा है, मतलब कैसे वर्डिंग रहेगा देखो, 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स आर एनुअली रिडीम्ड बाय ड्रॉइंग्स, ओके। द फर्स्ट रिडम्पशन ऑकरिंग ऑन 31st December 2020। सो 1st Jan 2020 को इशू किए हैं डिबेंचर्स एंड एवरी ईयर 1/5 1/5 1/5 रिडीम होने वाला है, ओके। सो कॉलम्स वही है, ईयर, देन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग बिफोर रिडम्पशन। सो 31st December 2020 को आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 2 लाख इंटू 10, 20 लाख बिफोर रिडम्पशन वाले अमाउंट्स लेने हैं। फिर सेकेंड ईयर में 16 लाख, देन 12 लाख, 8 लाख, 4 लाख, ओके। ये समझ में आया? तो इसी रेशो में क्या होगा? उस रेशो में आपको जो डिस्काउंट आया है वो उस प्रपोर्शन में राइट ऑफ करना है, ठीक है। डिस्काउंट कितना आया है? 0.6 इंटू 2 लाख, 1,20,000। तो रेशो 5/15, ये 15 टोटल की है, ओके। सो ये 5 साल के लिए, ये 4, ये 3 2 1।
ओके ये हुआ। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या आता है, कंपनी के एंगल से सोचना है। सो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है। सो फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। बट डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करते वक्त पूरा पेमेंट नहीं मिलता है इंटरेस्ट का, टैक्स डिडक्ट करके ही हाथ में देते हैं। ओके सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेएबल टू बैंक। एंड ये टीडीएस किसको देना है, कट करके आपने ही पास रखना है, क्या गवर्नमेंट को देना है। ओके टीडीएस पेएबल टू बैंक। एंड इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, सो P&L टू इंटरेस्ट। ओके जर्नल एंट्रीज पास करने हैं आपको। कंपनी इशू 12% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख एट 10% डिस्काउंट ऑन 1st Jan 17। डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एट 10% वॉज पेएबल ऑन 30th June and 31st December every year. All the debentures were to be redeemed after the expiry of 5-year period at 5% premium. So first बैंक अकाउंट डेबिट, उसी के टाइम डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। बैंक में पैसे आपको 10% डिस्काउंट है ना, मतलब कितना आएंगे 9 लाख। लॉस ये 1 लाख का लॉस है, प्लस प्रीमियम भी देना है 50,000 का, सो 1,50,000। फेस वैल्यू 10 लाख, प्रीमियम की अमाउंट 50,000। ये फर्स्ट एंट्री होने के बाद 1 Jan 17 को ये एंट्री होगी, फिर 30th June, ईयर गलत है उनका। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेएबल टू बैंक। ओके पहले उन्होंने डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू टीडीएस ऐसे किया है। सो फेस वैल्यू पे हमेशा इंटरेस्ट देते हैं, इवन इफ इशूड एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। सो 10 लाख पे 12% फॉर 6 months 60,000, उसमें से टीडीएस 6,000 का, सो डिबेंचर होल्डर्स को 54,000 ही देना है। एंड देन पेमेंट की एंट्री टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड देन ऐसे ही फिर से 31st December को एंट्रीज होंगे, 6 months का है ना। एंड देन एट द ईयर एंड P&L को इंटरेस्ट जाएगा, वो पूरा जाएगा 1,20,000। एंड ये जो प्रीमियम है मतलब डिस्काउंट था या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो भी P&L को ट्रांसफर करना है। हाँ डिवाइडेड बाय 5 क्यों किया, हाँ रिडीम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years, करेक्ट, इसलिए इक्वल जाएगा ना सबको। ओके ओके सो इलस्ट्रेट, हाँ हाँ कंबाइन करो फिर। लेजर अकाउंट्स का एक है, वो नहीं आएगा ऐसे मुझे लग रहा है। हाँ 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 ओके हाँ। सो लास्ट करना है क्या, ये सिर्फ चेक करो आंसर उसका, 4th वाला। जर्नल एंट्रीज बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सारे पैसे एप्लीकेशन के टाइम ही आए हैं। सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू 12% डिबेंचर्स एंड एक्सेस को रिफंड किया है। ठीक है एंट्रीज आ जाएंगे। देन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, हर साल कम P&L को ट्रांसफर करते जा रहे हैं वो, सो ये लेजर अकाउंट आ जाएगा। इंटरेस्ट का टू डिबेंचर होल्डर बाय P&L एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, पहले बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक टू टीडीएस। सो वो हर साल क्लोज होगा, बैलेंस नहीं आएगा कुछ। ठीक है AQB लाया है आपने, AQB के 2 ही क्वेश्चंस है।
7 and 11. तुझा झाला का डाऊट सॉल्व अथर्व? मग 7-11 बघ. हा मेलवर आहे म्हणजे ते. आपल्या अथर्व फोल्डर मधून आणतोस का? तुला माहिती आहे ना क्वेश्चन पेपर्स कुठे असतात? हां, फाउंडेशनचं फोल्डर, त्याच्यात अकाउंट्स, लॉ, मॅथ्स, इको असं ठेवतो ना. सेवन and 11. अरे क्वेश्चन 4 एक्सरसाइजचा. हां हां, अवघडच आहे मग तो. आणि 5 मार्काला होतं ना ते. सेवन पे आ गए क्या? ओके, ये बताओ मुझे फटाफट. पास में सारी जर्नल एंट्रीज फॉर द परचेस ऑफ मशीनरी and issue of debentures when debentures are issued at par, debentures are issued at 10% discount and debentures are issued at 10% premium. Suvidha Limited purchase machinery worth rupees 1,98,000 from Hemant Limited. The payment was made by issue of 12% debentures of rupees 100 each. Past journal entries. पहली कॉमन है, फर्स्ट कॉमन मशीनरी टू हेमंत लिमिटेड 1,98,000. हाँ, हेमंत लिमिटेड टू, हाँ, हेमंत लिमिटेड टू 12% डिबेंचर्स 1980 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. अभी 10% डिस्काउंट मतलब 90 का एक डिबेंचर है ना, सो 1,98,000 अपॉन करेक्ट करेक्ट. सो हेमंत अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 2,200 इंटू 100 2,20,000. यहाँ पर 22,000 एंड यहाँ पर 1,98,000. आगे का बताओ. हाँ, अभी डिबेंचर एक डिबेंचर 110 का है ना, सो 1,98,000 अपॉन 110, सो 1,800. सो हेमंत लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इशूड एट प्रीमियम है ना. हाँ, बट इशूड एट प्रीमियम. ओके. सो ये सिर्फ कंसेप्ट दी थी.
मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं था, हाँ तो ये है, हाँ उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन मिला मुझे उस कंसेप्ट के ऊपर, ये 7 एंड वो 11 गुडविल वाला नम्रता को याद है ना, वो जर्नल एंट्री का देखो। On 1st April 2020, Sky Limited took over assets of 4,50,000 and liabilities of 60,000 of Universe Limited for the purchase consideration of 4,40,000. It paid the purchase consideration by issuing 8% debentures of ₹100 each at 10% premium. On the same date, it issued another 3,008% debentures of ₹100 at discount of 10%, redeemable at the premium of 5% after 5 years. According to the terms of the issue, 30 is payable on application and balance on allotment. Okay, तो कुछ बिजनेस परचेज के लिए डिबेंचर्स इशू किए हैं, कुछ नॉर्मल पब्लिक को की है। सो जो परचेज ऑफ बिजनेस है उसके लिए एंट्री है एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स कितने के हैं, यहाँ पर एक रो छोड़ देती हूँ, टू लायबिलिटीज अकाउंट 60 ना, और टू वेंडोर अकाउंट, वेंडोर को कितना परचेस कंसिडरेशन पेएबल है 4,40,000। ओके, सो 4,50,000 माइनस 60,000 मतलब नेट एसेट्स कितने हुए, 3,90,000 के नेट एसेट्स है, बट आप 3,90,000 के बिजनेस के लिए 4,40,000 पे कर रहे हो। ओके, मतलब जो आप एक्सेस पे कर रहे हो, कितना एक्सेस है 50,000, वो गुडविल के लिए पे कर रहे हो। दिस इज परचेज गुडविल। ओके, एंड ये बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड को, एंड जो हमने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के टाइम सीखा है वो हम ही हमारा गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे। ओके, उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं था, इसके लिए आपने प्रॉपर पेमेंट किया है जैसे बाकी एसेट्स के लिए पेमेंट करते हो। ओके, देन आगे का नॉर्मल है, अभी 4,40,000 देना है आपको, बट आपने डिबेंचर्स कैसे इशू किए हैं एट प्रीमियम, मतलब 110 का है आपका एक डिबेंचर, सो 4,40,000 डिवाइडेड बाय 110, 4,000 डिबेंचर्स। सो वेंडोर अकाउंट डेबिट 4,40,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000। ओके, एंड जो नॉर्मल पब्लिक को देना है उसमें पहले बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 3,000 इंटू 30 ना, डिस्काउंट अलॉटमेंट में लोगे ना, चलो कर ही देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स, वो नहीं कर रही हूँ मैं एंट्री, 3,000 इंटू 30, हाँ ये हो गया। देन डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट में आपने डिस्काउंट कितने का दिया है, एट डिस्काउंट ऑफ 10, सो अलॉटमेंट पे 60 ड्यू है, करेक्ट। सो 3,000 इंटू 60, टोटल लॉस कितना हुआ है 10 प्लस 5 का 15 का, सो 3,000 इंटू 15, हाँ फिर फेस वैल्यू 7 एंड देन बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 1,80,000 हो गया ना। ये दो ही अलग थे, बाकी सब वही है, ये इंटरेस्ट
का है, ये है, और वो राइट ऑफ करना। ये 3-4 टाइप है। ठीक है, हो गया। हाँ हाँ हाँ